हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रपति के टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जो कि पार्ट 5 में है और आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक राष्ट्रपति के ही बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले बारे हम देखेंगे इसमें कि कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी, इन सब से मिलकर ही कार्यपालिका का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल होता है। तो इसमें दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, संसद के और राज्य विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य होंगे, विधान परिषद के नहीं होते हैं। और यूटी यानी कि दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यह 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा प्रावधानित हुआ था। और सभा विघटित होती है तो सदस्य मतदान नहीं करते हैं। उसके बाद हम विधायक के मत का मूल्य देखेंगे। इसमें क्या होता है, तो राज्य की कुल जनसंख्या को विधानसभा के निर्वाचित सदस्य से भाग देंगे, उसके बाद इसकी गुणा 1/1000 से करते हैं, तब विधायक के मत का मूल्य प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से सांसद के मत का मूल्य निकाला जाता है, जिसमें सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य बटे में इसके संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या आती है। अब इसमें यह दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति रूप में नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति अवैध होने पर घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि 2023 के क्वेश्चन में उपराष्ट्रपति के द्वारा पूछ लिया गया था कि उपराष्ट्रपति के कार्य अवैध होते हैं उस दिन के या नहीं होते हैं। इसमें स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा गया था, उसको भी हम उपराष्ट्रपति वाले टॉपिक में देखेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसमें कि उसके जिस दिन उसकी सदस्यता को अवैध घोषित किया जाता है, उसकी नियुक्ति को, तो उस दिन और उससे पहले जितने भी उसने कार्य किए थे वो सभी वैध होते हैं। उस दिन के बाद के कार्य अवैध माने जाते हैं। अब इनकी अर्हता क्या मानी जाती है, तो पहली बात तो भारत के नागरिक हों, 35 वर्ष की आयु हो और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हेतु अर्हित होने चाहिए। इनके नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं, जो कि इसमें 15,000 की जमानत जमा की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, और 1/6 मत प्राप्त करना इनके लिए आवश्यक होता है। अब हम इसमें नेक्स्ट नीचे देखेंगे, इसकी जो शपथ है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राष्ट्रपति को, और इनकी शपथ को आर्टिकल 60 में दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, जो अनुसूची तृतीय है उसमें राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान नहीं है। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बना के एक बार पूछा गया है। इनके जो विशेषाधिकार है वो हम देखेंगे, उसमें विधिक और आपराधिक की उन्मुक्ति है इनको, और 2 महीने के नोटिस के बाद ही कोई निजी कृत्य का अभिलेख इनको किया जा सकता है। इनकी पदावधि हम देखेंगे तो पद धारण करने से 5 वर्ष तक की होती है। ये अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और इनको महाभियोग के द्वारा भी हटाया जा सकता है, और इनका पुनः निर्वाचन के ये योग्य होते हैं। ये आर्टिकल 57 में कहा गया है। अब हम महाभियोग के बारे में देखेंगे। महाभियोग आर्टिकल 61 में है। महाभियोग को कोई भी सदन ला सकता है, और सदन के सदस्यों के द्वारा जो जितने भी सदस्य हैं उसके 1/4 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है, और जो प्रस्ताव होगा उस पर 2/3 बहुमत के द्वारा पारित करके इसको दूसरे सदन भेजा जाता है, और वहाँ उस दूसरे सदन में इसकी जांच की जाती है, और जांच के बाद जब इसको सही पाया जाता है तो दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत इस पे किया जाएगा। और यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है, और अभिनियोग में नामांकित भी शामिल हो जाते हैं। जैसे कि जब राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है तो उसमें सिर्फ निर्वाचित लोगों को ही चुना जाता है कि वही लोग उसके निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। लेकिन जब महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है तो इसमें जो नामांकित व्यक्ति भी सदस्य होते हैं उनको भी शामिल किया जाएगा। लेकिन इसमें ये चीज़ और है कि इसमें राज्य विधानसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि राज्य विधानसभा के सदस्यों को इनके निर्वाचन में शामिल किया जाता है, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में इनको शामिल नहीं किया जाएगा। और दिल्ली पुदुचेरी के सदस्यों को भी निर्वाचन इसमें महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। और इसमें और एक नीचे कहा गया है कि इनकी जो शक्तियां हैं
वो इसमें विधायी है, वित्तीय है, सैन्य है, आपातकालिक है, कूटनीतिक है, न्यायिक है और कार्यकारी है। इसमें एक ये भी बात है कि अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो उनका कार्य उपराष्ट्रपति देखेंगे, और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं होते हैं तो वहाँ पे उस जगह पे भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके पद पर आसीन हो सकते हैं। और राष्ट्रपति को विवेकाधीन शक्तियाँ नहीं होती हैं। ये संविधान में विवेकाधीन शक्तियों के बारे में प्रावधान नहीं दिया गया है, बाकी व्यवहार में तो होती ही हैं, लेकिन संवैधानिक तौर पर इनको विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं। इनको विधायी, वित्तीय, सैन्य, आपातकालिक, कूटनीतिक, न्यायिक और कार्यकारी ही शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब हम सबसे पहले इनकी कार्यकारी शक्तियों के बारे में देखेंगे। कार्यकारी शक्तियों में ये कहा गया है कि पीएम की नियुक्ति, मंत्री, महान्यायवादी, कैग, चुनाव आयुक्त, यूपीएससी का अध्यक्ष, राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष, इन सभी को ये नियुक्त कर सकते हैं। एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, उसके अध्यक्ष की भी नियुक्ति कर सकते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष की भी नियुक्ति कर सकते हैं। और इनकी विधायी शक्तियों के बारे में हम देखेंगे तो संसद की बैठक, स्थगन, विघटन, संयुक्त अधिवेशन का आह्वान, चुनाव आयोग परामर्श पर संसद सदस्य की निर्भरता का निर्णय लेना, कुछ विधेयकों में सिफारिश देना जैसे कि संचित निधि, राज्य सीमा के संबंध में अगर होता है, परिवर्तन करना या नए राज्य का निर्माण है या धन विधेयक, इन सभी के लिए इनकी सहमति आवश्यक होती है। और अध्यादेश जारी करना होता है तो भी, और जब अध्यादेश जारी किया जाता है तो संसद जब पुनः बैठती है तो 6 हफ्ते में उसका अनुमोदन अध्यादेश का हो जाना आवश्यक माना जाता है, कि उसको 6 हफ्ते में अनुमोदित हो जाना चाहिए। और इनकी हम वित्तीय शक्ति देखेंगे तो इसमें बजट, अनुदान में सिफारिश की अनिवार्यता, आकस्मिक निधि के अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम व्यय का भुगतान और वित्त आयोग का गठन, ये इनकी वित्तीय शक्ति है। अब हम इनकी न्यायिक शक्ति के बारे में देखेंगे। यहाँ पे न्यायिक शक्ति में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अपराध दोष सिद्धि को जैसे कि दंडादेश निलंबन, माफ़ी में परिवर्तन करना जैसे कि क्षमादान, प्राणदंड, स्थगन, राहत, ये सब भी इनके द्वारा इनकी न्यायिक शक्ति में शामिल होता है। सैन्य न्यायालय सजा जो होती है, जैसे कि अपराध दोष सिद्धि जो सैन्य न्यायालय में मिली है या केंद्रीय विधि के द्वारा मिली है या किसी को प्राणदंड दिया गया है, तो वो अपनी माफ़ी के लिए उसमें क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। इनकी हम सैन्य शक्ति के बारे में देखेंगे तो सैन्य शक्ति में ये है कि ये सर्वोच्च सेना के इनकी सैन्य शक्ति में ये कहा गया है कि ये सैन्य बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, और सर्वोच्च सैन्य बलों के जो राजनीतिक प्रमुख होते हैं वो पीएम होते हैं। संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। और युद्ध पर इनकी समाप्ति की घोषणा हो, जब जैसे युद्ध हो रहा हो उसकी समाप्ति की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है, जिसमें संसद की अनुमति शामिल होती है। इनकी कूटनीतिक शक्ति के बारे में देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते, इसमें भी संसद अनुमति अनिवार्यता होती है। और आपातकालीन उपबंध में 352, 356 और 360 आर्टिकल आता है। अभी हम इनकी वीटो के पावर के बारे में देखेंगे, जो कि आर्टिकल 111 में है। इसमें कहा गया है, जो कि वीटो से संबंधित है, कि विधेयक पर इनकी जो अनुमति रहेगी तो उसमें ये इनको वीटो की शक्तियाँ मिलती हैं। वीटो के बारे में देखा जाए, इनको 3 प्रकार के वीटो होते हैं: आंतरिक वीटो, निलंबनकारी वीटो, पॉकेट वीटो। और भारत के राष्ट्रपति को विशेषित वीटो प्राप्त नहीं है। और पॉकेट वीटो का इस्तेमाल 1986 में किया गया था ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। और संविधान संशोधन के अगर प्रस्ताव रहता है तो उसमें वीटो नहीं किया जा सकता है। अब हम अध्यादेश के बारे में देखेंगे। तो अगर अध्यादेश पहली बैठक में पारित नहीं होता है तो दूसरी बैठक के 6 हफ्ते के बाद ये समाप्त हो जाता है। और अधिकतम अवधि अध्यादेश की 6 महीने होती है, क्योंकि जो भी संसद के सत्र होते हैं, उन दोनों के सत्रों के बीच में जो समय होता है वो 6 माह से कम ही होता है, क्योंकि 6 माह में अगली सत्र की बैठक हो जानी चाहिए इसीलिए। और अध्यादेश हमेशा तभी जारी किया जाता है जब संसद के सत्र नहीं चल रहे होते हैं। तो जैसे ही संसद का सत्र बैठेगा और अध्यादेश को समाप्त कर दिया जाता है। और मंत्रिपरिषद की सलाह पर इसको कभी भी वापस लिया जा सकता है।
संविधान संशोधन पर अध्यादेश नहीं लाया जाएगा। युद्ध, बाह्य आक्रमण, विद्रोह पर भी अध्यादेश नहीं लाया जा सकता है। क्षमादान देखेंगे तो क्षमा में इसमें ये पूर्ण मुक्ति हो जाती है। जब लघुकरण किया जाता है तो उसमें दंड के स्वरूप का परिवर्तन कर दिया जाता है, जैसे कि मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तन कर दिया, और परिहार में प्रकृति का परिवर्तन हो जाता है। और अभी इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे कि इनकी जो विवेकजन्य स्वतंत्रता है, जो कि है, बल्कि संवैधानिक विवेकशील शक्तियाँ इनको प्राप्त नहीं होती हैं, जिसमें पीएम की मृत्यु पर दूसरा पीएम नियुक्त करना, विश्वास मत शामिल करना और विश्वास ना होने पर मंत्रिमंडल का विघटन कर देना, और जो बहुमत परीक्षण के लिए कहना, और लोकसभा भंग होने पर मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी इनके लिए नहीं होती है। अब हम राष्ट्रपति के इनके आर्टिकल्स देखेंगे। तो सबसे पहले 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में है कि कार्यपालक शक्ति, 56 में कार्यकाल है, 57 में इनके पुनर्निर्वाचन की बात है, 60 में शपथ है, 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति है, 74 में यह है कि मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श व सहयोग देना, 75 में है मंत्रियों की नियुक्ति व कार्यकाल व वेतन, 85 में है संसद सत्र सत्रावसान तथा उन्हें भंग होना। अब हम कुछ राष्ट्रपतियों का क्रम देखेंगे कि सबसे पहले कौन आया था। तो इसके लिए एक ट्रिक यहाँ पे है कि इसमें एक ट्रिक है, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेब में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब राम मुर्मू। ये एक इसकी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो राजू से देखेंगे तो राजेंद्र प्रसाद आएंगे सबसे पहले, राधा से राधा कृष्णन आते हैं, उसके बाद जाकर में जाकिर हुसैन है, उसके बाद गिरी से वीवी गिरी, फखरुद्दीन से फखरुद्दीन अली अहमद, उसके बाद रेड्डी से एन संजीवन रेड्डी, जो कि निर्विरोध चुने गए थे और ये उपराष्ट्रपति के पद पर कभी भी आसीन नहीं हुए थे। और उसके बाद हम देखेंगे जेल का मतलब इसमें ज्ञानी जैल सिंह से है, रमाशंकर में इसमें आर वेंकटरमन है, नारायण शेष इसमें शंकर दयाल शर्मा है, उसके बाद के आर नारायण है, कलम से कलाम साहब हैं, और उसके बाद प्रतिभा से प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। और इसमें यह भी है कि जो राष्ट्रपति है अपनी शक्ति का प्रयोग सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारी के द्वारा कर सकते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के मत का मूल्य समान होता है, और जनसंख्या का जो आशय होता है वो 1971 की जनगणना है, जो कि 2026 के पश्चात की पहली जनगणना की सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक निर्धारित होगी। यानी 2026 के पश्चात की जो पहली जनगणना होगी वह 2031 की होगी। और विधेयक की स्वीकृति में सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति को संविधान के तहत प्राधिकार औपचारिक, विधिक तथा संवैधानिक और नाममात्र होते हैं। राज्य के राज्यपाल परामर्श के बाद ही राज्य अनुसूचित क्षेत्र का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सकता है, ये राष्ट्रपति के आदेश पर होता है। और अभिभाषण जो होता है राष्ट्रपति का वो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। यहाँ पे इनका आप क्रम देख सकते हैं जो कि मैंने ट्रिप के माध्यम से बनाया था। राजू से राजेंद्र प्रसाद, राधा से राधा कृष्णन, जाकर से जाकिर हुसैन, गिरी से गिरी, फखरुद्दीन से फखरुद्दीन अली अहमद, रेड्डी से नीलम संजीवा रेड्डी, जैल से ज्ञानी जैल सिंह, रमा से रमाशंकर वेंकटरमन, शंकर से शंकर दयाल, नारायण से के आर नारायणन, कलम से कलाम साहब, प्रतिभा से प्रतिभा पाटिल, प्रणब से प्रणब मुखर्जी, राम से रामनाथ कोविंद, मुर्मू से द्रौपदी मुर्मू। अब हम राष्ट्रपति के बाद राज्यपाल देखेंगे जो पार्ट 6 में है और आर्टिकल 153 से 167 तक इसमें कहा गया है। तो सबसे पहले हम राज्य की कार्यपालिका के घटक देखेंगे। तो उसमें राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है और राज्य का महाधिवक्ता है। 7th संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हमें देखेंगे, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी एक व्यक्ति 2 या उससे अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, जो कि प्रसाद पर्यंत एक पद है। इनकी अर्हता होती है कि ये 35 वर्ष के होने चाहिए, राज्य के लिए बाहरी व्यक्ति हो और मुख्यमंत्री की परामर्श के द्वारा ही राज्यपाल द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। संसद निर्धारित उपलब्धियां इनको और विशेषाधिकार की प्राप्ति होती है। 2 राज्यों का राज्यपाल होने पे जो उपलब्धियां होती हैं, राष्ट्रपति द्वारा तय मानक पर ही राज्य मिलकर देते हैं। इनकी शपथ का प्रावधान ये है कि इनको शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, जो कि सत्यनिष्ठा की शपथ होती है। ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित होकर करते हैं और राज्यपाल के निधन पर हाईकोर्ट का मुख्य जज द्वारा अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया जा सकता है। इनके शक्तियों के बारे में देख सकते हैं, इनको भी कार्यकारी, विधायी और वित्तीय और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। कार्यकारी शक्ति में इनको ये है कि राज्य के निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि राज्य के लोक सेवा आयोग की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन उसको उसके पद से राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है, जो कि जज की तरह हटाने की ही प्रक्रिया होती है। विधायी शक्तियों में ये है कि राज्य विधान परिषद में 1/6 इनके नामित सदस्य होते हैं, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं। विधान सेवा के द्वारा जो निर्भरता का विनिश्चय किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा, उस पर ये अपनी सहमति देते हैं। वित्तीय इसमें देखेंगे तो पंचायत, नगर पालिका को वित्तीय स्थिति की हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वित्त आयोग का ये गठन करते हैं, राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। न्यायिक शक्ति में देखेंगे, इनको भी क्षमा, प्रविलंबन, विराम और परिहार की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा हाईकोर्ट जज की नियुक्ति में राज्यपाल का विचार प्रस्तुत होता है और इसमें यह है कि राज्य के हाईकोर्ट की सलाह पर ही ये राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है और उनका स्थानांतरण और प्रोन्नति के विषय पे भी इनकी सलाह मानी जाती है। राज्य के न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की भी नियुक्ति होती है और इसमें हाईकोर्ट तथा राज्य लोक सेवा से भी विचार विमर्श किया जाता है। अब हम इनके आर्टिकल देखेंगे तो 153 में राज्यपाल है, 155 में इनकी नियुक्ति है, 156 में कार्यकाल है, 157 में अर्हता के बारे में है यानी योग्यता, 159 में शपथ है, 161 में क्षमादान है और 213 में इनकी अध्यादेश की शक्ति है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं हमेशा। अब हम उपराष्ट्रपति के बारे में देखेंगे तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल किए जाते हैं और राज्य विधानसभा के किसी भी प्रकार के सदस्य इनके निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उपराष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के अवैध होने पर उस व्यक्ति द्वारा के उस दिन और उससे पूर्व किए गए कार्य को अवैध नहीं माना जाता है। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है स्टेटमेंट में। इनकी अर्हता ये है कि ये 35 वर्ष की आयु के होने चाहिए और राज्यसभा सदस्य के लिए अर्हतित माने जाने चाहिए। इनके नामांकन में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। राज्यसभा के द्वारा बहुमत पारित संकल्प से इनको हटाया जा सकता है, जिस पर लोकसभा अपनी सहमति देता है। राज्यसभा के प्रभावी बहुमत जो कि विशेष बहुमत होता है और लोकसभा में साधारण बहुमत के द्वारा इस संकल्प को पारित किया जाएगा और संकल्प सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में ही लाया जाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और इनका त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को संबोधित होता है। इनको पद से हटाने का कोई भी संवैधानिक प्रावधान नहीं होता है क्योंकि ये राज्यसभा के सभापति पदेन रूप में होते हैं और राज्यसभा में ही संकल्प पत्र आता है और राज्यसभा कार्यवाहक प्रेसिडेंट होने पर उपराष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन राज्यसभा का उपसभापति करता है। अब इनके भी क्रम दिए गए हैं कि भारत के जो उपराष्ट्रपति अब तक बने हैं तो इसकी ट्रिक है, राजा बाग में BMW से फेक केक भरे आवे जगदीश, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले राधा कृष्णन है, फिर जाकिर हुसैन है, VV गिरी है, गोविंद स्वरूप पाठक है, BD जत्ती, उसके बाद हिदायतुल्ला, उसके बाद वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू, उसके बाद जयदीप धनखड़।
इसका यहाँ पे आप ट्रिक का पे देख सकते हैं कि जो, और एक ये भी ट्रिक इसमें पूछा जाता है कि कौन कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो बाद में राष्ट्रपति बने हैं। तो सबसे पहले वो उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने हैं उसमें राधाकृष्णन, वी गिरी, शंकर दयाल शर्मा, वेंकटरमन, के.आर. नारायणन और जाकिर हुसैन शामिल हैं। और इसमें ये भी है कि जब राज्यसभा में कोई भी विधेयक होता है तो उस पे मतदान के संबंध में तो ये रहती है बात कि जब मत बराबरी का ऐसा भी मत वहाँ पे उठेगा तो जब लास्ट में ही ये अपना निर्धारक वोट वहाँ पे देते हैं जो कि कास्टिंग वोट होता है। और अगर संकल्प इनको हटाने के लिए विचाराधीन है तो मत बराबरी में ये वोट अपना नहीं देते हैं। और उस समय ये होता है, इसमें लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बात ये कही गई है कि लोकसभा अध्यक्ष पहली बार अपना मत दे देता है अगर उसके हटाने का प्रस्ताव विचारणीय होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं दे सकता है अगर संकल्प विचाराधीन होता है। और जो उपसभापति होते हैं इनके अधीनस्थ नहीं होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो क्रोनोलॉजी का सेट है उसमें उपसभापति को शायद 9th या 10th नंबर पे रखा गया है और भारत के उपराष्ट्रपति को उस सर्वोच्च पद से नीचे ही पद पे दिया गया है। अभी हम प्रधानमंत्री के बारे में देखेंगे तो आर्टिकल 75 में इसका प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वो निर्वाचित होता है, नियुक्त होता है या इसको चुना जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन करके पूछा जाता है। तो हमेशा याद रखिए कि जो प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और लोकसभा में प्रधानमंत्री को मिला के जो मंत्रिपरिषद का जो आकार होता है वो 15% होता है लोकसभा का। ये 91 अमेंडमेंट 2003 में इसको प्रावधान किया गया था। और अगर गठबंधन की सरकार होती है तो 1 माह में विश्वास मत हासिल करना होता है और पहले पीएम की नियुक्ति हो जाती है, बहुमत उसके बाद सिद्ध किया जाता है। और अगर संसद सदस्य प्रधानमंत्री नहीं होता है तो वो 6 माह तक पीएम बन सकता है। बाकी ये रहता है प्रावधान कि 6 माह के बाद आपको संसद सदस्यता होनी ही चाहिए, वरना आप उस पद पर आसीन नहीं रह पाएंगे। प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं और जो पीएम होता है संसद सदस्य के जैसे ही वेतन भत्ते पाता है। प्रधानमंत्री की शक्तियों के संबंध में अगर हम देखेंगे तो मंत्रिपरिषद के संबंध में इसकी शक्तियाँ ये होती हैं कि मंत्री की नियुक्ति हेतु ये राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं। मंत्रियों के कार्य का आवंटन यानी कि जो उनके विभागों का फेरबदल होगा ये भी इनकी शक्ति है। मंत्री को त्यागपत्र देने तथा राष्ट्रपति से बर्खास्त करने की सलाह भी इनके द्वारा की जाती है और अपने पद से त्यागपत्र के द्वारा ही ये मंत्रिमंडल को भी बर्खास्त करवा देते हैं। ये भी प्रधानमंत्री की शक्तियाँ हैं मंत्रिपरिषद के संबंध में। अब इनकी शक्ति हम राष्ट्रपति के संबंध में देखेंगे तो प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापना, मंत्रिपरिषद का विनिश्चय, राष्ट्रपति को संसूचित करना, ये सब इनके राष्ट्रपति के संबंध में है कि कौन सा कार्य हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, इन सब की जो खबर है इनको प्रधानमंत्री जी को राष्ट्रपति को देनी होती है। अब इनकी शक्तियाँ संसद के संबंध में देखेंगे तो सत्र आहूत, सत्रावसान में ये परामर्श होती है, लोकसभा के विघटन की सिफारिश कराते हैं, सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा कराते हैं। अब हम कुछ मुख्यमंत्री देखेंगे जो बाद में पीएम बने हैं तो मोरारजी देसाई जो कि बम्बई से थे, चरण सिंह जो यूपी से थे, वीपी सिंह वो भी यूपी के मुख्यमंत्री रहे हैं, नरसिम्हा राव जो कि साउथ इंडिया से प्रथम बने थे, आंध्र प्रदेश से संबंधित थे, एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक से थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी जो कि गुजरात से थे। अब हम देखेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होता है तो उसमें सर्वप्रथम पीएम होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं और ये 3 श्रेणियां होती हैं। उसके बाद हम इसमें क्रम देखेंगे प्रधानमंत्री लोगों का क्रम। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उसके बाद शास्त्री जी हैं, उसके बाद इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, अटल वाजपेयी, देवगौड़ा, इंदिरा गुजराल, वाजपेयी, मनमोहन सिंह और मोदी जी। ये सब यहाँ तक इनका क्रम रहा है। अब हम कुछ समितियों के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले प्राकृतिक समिति देखेंगे जो कि 1921 में गठित की गई थी
इसमें कोई भी मंत्री शामिल नहीं होता है। इसके 30 सदस्य होते हैं जो कि सबके सब लोकसभा से होते हैं। इस समिति की सिफारिश जॉन मथाई के द्वारा की गई थी और इसका गठन 1950 में होता है। यह सतत किफ़ायती समिति होती है और 1 वर्ष के संपूर्ण प्राक्कलन की जांच अनिवार्य नहीं होती है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष संजय जायसवाल जी हैं। सार्वजनिक उद्यम की देखेंगे जिसमें लोकसभा से 15 सदस्य तथा राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। 1964 में इसको गठित किया जाता है कृष्ण मेनन की सिफारिश पर। इसमें भी कोई मंत्री शामिल नहीं होता है और अध्यक्ष लोकसभा से होते हैं इसमें। और सार्वजनिक उद्यमों पर प्रतिवेदन की जांच करना क्या के जो होते हैं वो सार्वजनिक उद्यम का ही काम होता है। अब हम जांच समितियां देखेंगे कुछ, तो उसमें याचिका समिति और आवेदन समिति होती है जिसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10 लोग शामिल होते हैं। अब हम संसद के बारे में देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। संसद पार्ट 5 में है जो कि आर्टिकल 79 से 122 तक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 1954 में राज्य परिषद व जनता दल का नाम बदल के क्रमशः राज्यसभा व लोकसभा किया गया था। राज्यसभा की संरचना देखेंगे तो इसमें अधिकतम 250 हो सकते हैं, जिसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और 238 राज्यों से आए हुए होते हैं, यूटी से होते हैं। अभी वर्तमान में देखेंगे तो 245 सदस्य हैं, जिसमें से 229 राज्य से आए हुए हैं, 4 सदस्य यूटी से हैं जो कि दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर शामिल है। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हैं जो कि कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से शामिल हैं। प्रतिनिधियों का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, यानी कि जो राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनका निर्वाचन राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा की संरचना में हम देखेंगे तो इसमें अधिकतम 550 हो सकते हैं, जिसमें से 530 होते हैं हमारे राज्यों से और 20 यूनियन टेरिटरी से होते हैं। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस से पूछा गया है कि लोकसभा की संरचना में संघ राज्य क्षेत्रों से अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, तो वो 20 सदस्य होते हैं। वर्तमान में देखेंगे हम तो 553 सदस्य हैं, जिसमें 530 राज्यों से आए हैं, 13 यूटी से हैं। बाकी जो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन वाले थे तो उसको 104 संविधान संशोधन के द्वारा उसको हटा दिया गया है। अब हम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के बारे में देखेंगे तो प्रत्येक निर्वाचित क्षेत्र जनसंख्या का आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही होगा, यानी कि उसमें जो आधार है वो जनसंख्या को माना जाता है, 10 लाख की जनसंख्या, और सभी राज्यों में वो एक समान ही होना चाहिए। और जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन देखा जाएगा तो सबसे पहले ये कि परिसीमन आयोग 4 बार गठित हुआ है, 1952, 1962, 1972 और 2002। और अभी हम वर्तमान में देखें कि लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है वो 1971 की जनगणना पर है, जो कि 2026 तक बढ़ाई गई है। अब हम 84th अमेंडमेंट देखेंगे जिसमें ये कहा गया है कि राज्य प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रीय पुनर्निर्धारण का आधार 2001 की जनगणना होगी, जो कि 2026 के पश्चात पहली जनगणना 2031 तक मानी जाएगी। अब हम देखेंगे इसमें यहाँ पे एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था होती है। कहाँ पे वो होती है? राज्यसभा में, राज्य विधान परिषद में, राष्ट्रपति के में और उपराष्ट्रपति निर्वाचन में। इन चारों के चुनाव में देखा जाएगा कि वहाँ पे एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था को शामिल किया जाता है। अब हम राज्यसभा की अवधि देखेंगे तो राज्यसभा एक स्थायी संस्था है जो कि 1953 में स्थापित हुई थी। इसमें 1/3 सदस्य जो होते हैं वो हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा जो तीसरा वर्ष होता है उसमें नए सदस्यों का मनोचयन किया जाता है। और इनकी जो राज्यसभा सदस्यों की जो उम्र है वो 30 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए, कि कम से कम 30 वर्ष के होने, उससे ऊपर 30 वर्ष से अगर कम है तो आप राज्यसभा के लिए निर्वाचित नहीं हो सकते हैं। लोकसभा में ही ये 25 वर्ष की आयु का निर्धारण किया गया है
और लोकसभा की अवधि होती है कि पहली बैठक से 5 वर्ष तक, और अगर आपातकाल लगा हुआ है तो 1 वर्ष बढ़ाई जा सकती है, और आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से अधिक इनको नहीं रखा जा सकता है इसकी अवधि को। अर्हता के बारे में देखेंगे तो आरपीए का एक्ट जो 1951 में आया था वहाँ से निर्धारण होता है कि जो कोई भी व्यक्ति होगा वो राज्य में या यूटी में एक पंजीकृत मतदाता होना अनिवार्य है, और SC ST की आरक्षित जो सीट हैं उसके अलावा वो दूसरी सीट पर भी लड़ सकते हैं। इनकी निर्भरता के बारे में कहा गया है वो आर्टिकल 102 में इसका निर्धारण होता है, और अगर आर्टिकल 102 में इनकी निर्भरता है तो वो राष्ट्रपति द्वारा इस पे होता है, इसमें इलेक्शन कमीशन की सलाह ली जाती है। लेकिन अगर निर्भरता दल बदल के द्वारा होती है तो वहाँ पे इसका निर्धारण स्पीकर के द्वारा किया जाता है, जो कि 10th शेड्यूल की बात कही गई है। अब इसमें ये होता है कि जो स्थानों की रिक्तियाँ हो जाती है उसका क्या क्या आधार रहता है। तो सबसे पहले कि दोहरी सदस्यता, जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति दोनों सदन से चुन लिया गया है, यानी लोकसभा से भी राज्यसभा से भी, तो उसको 10 दिन के भीतर सूचना देनी होती है, और अगर वो सूचना नहीं देगा तो उसकी राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी। और अगर वो एक सदन में है और दूसरे सदन में भी चुना जाए तो पहले सदन में उसका पद रिक्त हो जाएगा। ए पॉइंट में है कि दोनों सदस्य के लिए एक साथ चुना जाना, और बी पॉइंट में है कि पहले से एक सदस्य के सदस्य थे वो और दूसरे सदन के लिए वो बाद में चुन लिए जाते हैं तो उनका पहले सदन में स्थान रिक्त हो जाता है। सी पॉइंट में है कि एक ही सदन में 2 सीटें होना, तो स्वेच्छा से वो अपनी खाली करेंगे, अगर वो नहीं खाली करते तो उनकी दोनों सीटें रिक्त हो जाती हैं। डी पॉइंट में कहा गया है कि संसद और राज्य विधानसभा दोनों में अगर चुन लिए जाते हैं, कि जैसे कि इस बार 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव चुने गए थे, तो उसमें ये होता है कि उस सीट पे फिर वहाँ पे उपचुनाव होते हैं उस राज्य में। तो इसमें यह रहता है कि अगर कोई व्यक्ति राज्य विधानसभा से है और वो संसद के लिए चुन लिया गया है तो 14 दिन के अंदर उसको अपनी विधानसभा की सीट खाली करनी होती है, नहीं तो उसकी संसद की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। अब हम पदत्याग के संबंध में देखेंगे तो सबसे पहले ये है कि स्पीकर और सभापति को संबोधित इनका त्यागपत्र होता है। जैसे कि अगर लोकसभा में है तो आप स्पीकर को देंगे, राज्यसभा में है तो सभापति को देंगे, और अगर स्पीकर नहीं कर सकते हैं इनको तो निर्भर व्यक्ति जो चुना गया है उसको आरपीए द्वारा मामला सुलझा लिया जाएगा। इनकी शपथ के बारे में देखेंगे तो राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस कार्य हेतु कोई भी नियुक्त व्यक्ति द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। इनके हम वेतन भत्ता के बारे में देखेंगे तो इसको संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगर हम संसद के पदाधिकारियों के बारे में देखें तो इसमें राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल होते हैं। ये सभी संसद के पदाधिकारी होते हैं। और लोकसभा में सभापति का पैनल और राज्यसभा में उपसभापति का पैनल होता है। संसद के अधिकारियों के बारे में देखें हम तो राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, संसद का सचिवालय यानी कि महासचिव, ये सब संसद के अधिकारी होते हैं। अभी हम स्पीकर के बारे में देखेंगे जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो जब पहली बैठक हो जाती है उसके बाद में जो उपस्थित वहाँ पे सदस्य होंगे उन्हीं के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा, और स्पीकर के चुनाव की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। स्पीकर अपना पद यानी कि अध्यक्ष अपना पद त्याग उपाध्यक्ष को देते हैं। और इसके बाद ये है कि लोकसभा के द्वारा जो सदस्य बहुमत पारित प्रभावी संकल्प होता है उसी के द्वारा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, और जो संकल्प होगा उसमें 50 सदस्यों का समर्थन भी होना अनिवार्य होता है। अब हम स्पीकर की शक्तियों के बारे में देखेंगे तो इनका प्राथमिक कर्तव्य है कि सदन की कार्यवाही का संचालन करना, संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया, कार्य संचालन, इन सब के अंतिम व्याख्याकार होते हैं। अगर कोरम पूरा नहीं होता है तो सदन को स्थगित कर सकते हैं। कोरम के लिए 1/10वां भाग होना अनिवार्य होता है सदन का। और संयुक्त बैठक जब भी होती है तो उसकी अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा ही की जाती है। बाकी संयुक्त बैठक का बुलावा राष्ट्रपति करते हैं। सदन के नेता के आग्रह पर यह गुप्त बैठक बुला सकते हैं। धन विधेयक का सत्यापन इन्हीं के द्वारा किया जाता है, यानी अध्यक्ष के द्वारा।
लोकसभा की सभी जितनी भी संसदीय समितियां हैं उनके कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं और वहां के अध्यक्षों की नियुक्ति भी इनके द्वारा होती है। कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति, सामान्य प्रयोजन समिति के अध्यक्ष रहते हैं। और वरीयता सूची की बात करें तो इनको भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान ही पद मिला है और यह कैबिनेट मंत्री से ऊपर का पद होता है। उपाध्यक्ष के बारे में हम देखेंगे तो जब चुनाव तारीख होती है इसकी, वो अध्यक्ष के द्वारा घोषित की जाती है। ये अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं और यह संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सॉरी अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होते हैं। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का उद्भव इन्हीं के द्वारा होता है। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1921 में यह बनाया गया था। अब हम देखेंगे इसमें जो 1921 था तो सबसे पहले जो भारत में उपाध्यक्ष रहते हैं तो उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और उस समय जो अध्यक्ष सबसे पहले थे वो फ्रेडरिक वाइट थे। और 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधान परिषद द्वारा निर्वाचित पहला भारतीय अध्यक्ष चुना गया था। बाकी स्वतंत्रता के बाद में जो हमारे यहाँ पे सर्वप्रथम अध्यक्ष मावलंकर जी रहते हैं और उपाध्यक्ष अनंत शयनम अयंकर रहते हैं। अब हम प्रोटेम स्पीकर के बारे में देखेंगे तो ये पहली बैठक में पीठासीन होते हैं। इनका कार्य होता है कि ये नए सदस्यों को शपथ दिलाएं। उसके बाद इसमें ये होता है कि नए अध्यक्ष का जो चुनाव होगा उसमें इनको मदद करनी होती है। अब हम संसद के सचिवालय के बारे में देखेंगे। ये 2000 क्वेश्चन में पूछा गया था 23 में कि इसमें दोनों सदनों का पृथक पृथक सचिवालय होता है और दोनों सदनों का पृथक सचिवालय होता है और सचिवालय का जो मुखिया होता है वो महासचिव होता है जिसकी नियुक्ति सदन के अधिकारी के द्वारा होती है। और प्रत्येक सदन हेतु जो सम्मिलित पद है उनका सृजन और संसद विधि द्वारा किसी भी सदन के सचिवालयी स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का इनको अधिकार भी होता है। अब हम विपक्ष के नेता के बारे में देखेंगे तो जितने भी टोटल सदस्य हैं उनका 1/10 पार्ट अगर किसी अन्य पार्टी से है तो वो विपक्ष का नेता घोषित किया जाएगा। और विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री आइवर जेनिंग्स ने कहा था। और विपक्ष का नेता होने के लगभग 55 सदस्य होने अनिवार्य है। व्हिप के बारे में देखेंगे तो दलों में संसद में दलों का एक व्हिप होता है और पार्टी नेताओं के जो उपस्थिति कराना, व्यवहार पर नज़र रखना और व्हिप निर्देशों का पालन करवाना ये इसका कार्य रहता है। अभी हम संसद सत्र के बारे में देखेंगे तो वर्ष में 2 बार होना आवश्यक है, वो भी 6 माह के भीतर दोनों होने चाहिए। बजट सत्र फरवरी से मई के बीच में होता है, मानसून जुलाई से सितंबर और शीतकालीन नवंबर से दिसंबर में होता है। स्थगन की बात में देखेंगे तो ये सुबह 11 से 1 बजे तक रहता है, 2 बजे से 6 बजे की बैठक होती है। स्थगन में निलंबित किया जाता है विधेयकों को और पीठासीन के द्वारा होता है ये। और बैठक जो होती है उसको स्थगन, सत्रावसान और विघटन के द्वारा समाप्त किया जाता है। और सत्रावसान में ये होता है कि सत्र पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगन होता है और राष्ट्रपति सदन के सत्रावसान की अधिसूचना जारी करते हैं। अभी हम विघटन देखेंगे। विघटन में ये होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा इसका निर्णय लिया जाता है और लोकसभा विघटन पर विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस और याचिका समाप्त हो जाएंगे। और कुछ समाप्त होने वाले, ना समाप्त होने वाले भी हैं जिनके बारे में देखेंगे कि अगर कोई विधेयक विचाराधीन है लोकसभा में तो वो समाप्त हो जाएगा। लोकसभा में अगर पारित हो चुका है, राज्यसभा में विचाराधीन है तो भी वह समाप्त हो जाएगा। अगर संयुक्त बैठक में पहुंच चुका है वो तो समाप्त नहीं होता है। राज्यसभा में विचाराधीन है अगर, तो लोकसभा में पारित नहीं है तो वो समाप्त नहीं होता है। अगर राष्ट्रपति के विचाराधीन विधेयक पहुंच गया है तो भी समाप्त नहीं है और अगर उनके पुनर्विचार में है तो भी समाप्त नहीं होता है। कोरम के सदस्य देखेंगे तो कोरम की गढ़ पूर्ति के लिए लोकसभा में 55 सदस्य होने चाहिए और राज्यसभा में 25 सदस्य होने चाहिए। भाषा के बारे में देखेंगे तो उसमें ये कहा गया है कि 15 वर्षों के बाद अंग्रेजी समाप्त हो जानी चाहिए। ये अभी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। और राजभाषा अधिनियम 1963 में हिंदी के साथ में अंग्रेजी की निरंतरता बनाई गई है।
हम अभी लेम डक देखेंगे। तो इसमें ये होता है, लेम डक का मतलब कि जो नई गठन लोकसभा का होता है तो उसमें जो पुराने लोकसभा के जो सदस्य होते हैं जो चुनकर नहीं आ पाते हैं वो लेम डक होते हैं। बजट कटौती के बारे में देखेंगे तो 3 प्रकार की होती है। नीतिगत कटौती में होता है कि मांग राशि 1 रुपया कम कर दें, सांकेतिक में 100 रुपया की कमी पर कहा जाता है, और आर्थिक में होता है कि मांग राशि निश्चित सीमा तक कम कर दिया जाए। अब हम प्रश्नकाल के बारे में देखेंगे। तो जो संसद का पहला घंटा होता है 11 बजे से 12 बजे तक, इसमें अल्प सूचना वाले जो प्रश्न होंगे 10 दिन का नोटिस दिया जाएगा जो कि मौखिक होते हैं, और तारांकित जो प्रश्न होते हैं वो मौखिक रूप में होते हैं। पूरक प्रश्न इनके पूछे जा सकते हैं, और जो अतारांकित होते हैं वो लिखित रूप में होते हैं और इन पे पूरक प्रश्न पूछा नहीं जाता है। तारांकित प्रश्नों का जो ड्राफ्ट बनता है वो हरे रंग का होता है, अतारांकित सफ़ेद रंग में, अल्प सूचना के हल्के गुलाबी में, और निजी सदस्य के अगर किसी के होते हैं तो पीले रंग के पेपर में पूछे जाते हैं। शून्यकाल जो है 1962 से जारी है, और यह प्रश्नवाद के तुरंत बाद होता है 12 बजे से लेके 1 बजे तक। अभी हम कटौती के बारे में देखेंगे। तो कंगारू कटौती होती है, उसमें महत्वपूर्ण खंड पर बहस की जाती है, और गिलोटिन में ये होता है कि जो विधेयक का संकल्प है उसके भाग पर चर्चा नहीं होगी, तो मतदान से पूर्व चर्चा के लिए इस पर प्रस्ताव किया जाता है। ध्यान आकर्षण में ये होता है कि यह एक अविलंबनीय लोक महत्व के होते हैं। ये भारतीय नवाचार है जो 1954 से लागू किया गया है, और शून्यकाल से विपरीत होता है। प्रक्रिया के नियमों में इसका उल्लेख है। अभी हम स्थगन प्रस्ताव देखेंगे जो कि अविलंबनीय लोक महत्व से है। सदन की कार्यवाही का इसमें स्थगन हो जाता है, और इसको लाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है, और इस पर जो चर्चा होगी वो 2.5 घंटे से कम नहीं होती है। अविश्वास प्रस्ताव देखेंगे जो कि आर्टिकल 75 के संबंध में है। इसे सदन में बहुमत होना चाहिए, और अगर प्रस्ताव समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति भी अनिवार्य होनी चाहिए अगर आप कोई प्रस्ताव वहाँ पे देना है, और पारित होने पर इसके सरकार को हटाया जा सकता है। विश्वास प्रस्ताव जो होता है वो मंत्रिमंडल के द्वारा लाया जाता है, और सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए ही विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, और अगर यह पारित नहीं होता है तो भी सरकार को हटा दिया जाएगा। विश्वास प्रस्ताव में ध्यान से देख लीजिए कि विश्वास प्रस्ताव सरकार के द्वारा खुद लाया जाता है, और अगर विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता यानी कि वो अपना विश्वास लोगों में जाहिर नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी सरकार को हटा दिया जाएगा। और अविश्वास में ये होता है कि इसको अन्य लोग लाएंगे, और अगर ये पारित हो गया तो सरकार को हटा दिया जाता है। धन्यवाद प्रस्ताव जो होता है आम चुनाव का पहला सत्र होता है, और वित्तीय वर्ष का जो पहला सत्र होता है उसमें राष्ट्रपति के द्वारा होता है कि राष्ट्रपति जब संशोधन को संबोधित करते हैं तब धन्यवाद प्रस्ताव को लाया जाता है, और अगर ये पारित नहीं होता है तो भी सरकार को हटा दिया जाता है। अल्पकालिक चर्चा देखेंगे जो कि 2 घंटे की होती है, और अध्यक्ष की सलाह में 3 दिन उपलब्ध कराया जाता है। संकल्प में देखेंगे, संकल्प प्रस्ताव में तो गैर सरकारी जो होते हैं वो अपना विधेयक शुक्रवार को दोपहर बाद लाते हैं, सरकारी सोमवार से गुरुवार तक लाएंगे। जो सरकारी विधेयक होते हैं वो मंत्री के द्वारा पेश किए जाते हैं, और पेशी से पहले 7 दिन का नोटिस दिया जाता है, और अगर गैर सरकारी व्यक्ति कोई से लाएगा तो उसको 1 माह का नोटिस देना होता है पहले से, और अगर ये अस्वीकृत हो जाता है तो सरकार को इस्तीफ़ा देना पड़ता है। अब हम धन विधेयक के बारे में देखेंगे जो कि आर्टिकल 110 में है। यह सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है मंत्री के ही द्वारा, और राष्ट्रपति की संस्तुति इसमें पहले से होती है। राज्यसभा सिर्फ अपनी सिफारिश पेश करता है और 14 दिन तक रोक सकता है, और अगर यह अस्वीकृत कर देता है, संशोधित के लिए भेजता है तो भी इसको मान्य नहीं किया जाता है। यह स्पीकर के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। और जो सभी धन विधेयक होते हैं वो वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, ये स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा। और वित्त विधेयक भी जो होता है वो लोकसभा में लेकिन नहीं जाया जाता है। संयुक्त बैठक के बारे में देखेंगे, ये आर्टिकल 110 में है। संयुक्त बैठक में वित्त विधेयक और साधारण विधेयक को प्रस्तुत किया जाएगा। वहाँ संयुक्त बैठक में कभी भी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक लाया नहीं जाता है।
इसकी अध्यक्षता में उपराष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा होती है। और जो लोकसभा की नियम है उनके द्वारा कार्यवाही होगी। संयुक्त बैठक अब तक 3 बार हुई है। दहेज के संबंध में दहेज अधिनियम आया था 1960 में, बैंक सेवा का एक अधिनियम था 1977 में, और आतंकवाद निवारण संबंध में था 2002 में। और इसमें यह भी कहा है कि संसद किसी भी कर को समाप्त कर सकती है, घटा सकती है, लेकिन बढ़ा नहीं सकती है। बजट के 4 चरण होते हैं। सबसे पहले प्रस्तुतिकरण, फिर बहस, फिर विभागीय समितियों द्वारा जांच, उसके बाद अनुदान मांग पर मतदान, उसके बाद विनियोग विधेयक को पारित करना और वित्त विधेयक को पारित करना। लेखानुदान में होता है कि जो बजट का अनुमान है उसका वो 1/6 उसको धनराशि लेनी रहती है लेखानुदान में, और जो 2 महीने के लिए होती है। और वित्त विधेयक को जो है कि 75 दिन में प्रभावित हो जाना चाहिए। आकस्मिकता निधि के बारे में दिया गया है, जो कि आर्टिकल 267 में है। ये संसद के द्वारा गठित होती है, राष्ट्रपति के अधीन होती है और उसकी ओर से वित्त सचिव के द्वारा रखा जाता है। लोक लेखा की तरह इसको संचालित किया जाता है। मंत्री जो होते हैं वो संसद के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं और लोकसभा के प्रति विशेष रूप से जिम्मेदार होते हैं। व्यक्तिगत विशेषाधिकार के बारे में बात करेंगे हम, तो संसद कार्यवाही के 40 दिन पूर्व व बाद तक उनको बंदी नहीं बनाया जा सकता है। केवल यह अधिकार नागरिक मुकदमे में होता है। आपराधिक या प्रतिबंधात्मक मुकदमे में ऐसे अधिकार विशेषाधिकार नहीं प्राप्त होते हैं। ये कुछ आर्टिकल दिए गए हैं। 79 में है संसद का गठन, 80 में राज्यसभा की संरचना है, 81 में लोकसभा की संरचना है, 83 में संसद सदनों की अवधि है, 87 में सत्र अवसान व विघटन है, 86 में राष्ट्रपति को संदेश देने का अधिकार है, 87 में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन है, 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में कहा गया है, और 93 में लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष है। यहाँ पे राज्य के सीटों का आवंटन हम देख सकते हैं, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कौन से राज्य में किसको कितनी सीट आवंटित है। तो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि सभी बताना अभी पॉसिबल नहीं है। इसमें कुछ मेन पॉइंट मैं बता दूंगी, बाकी इसका PDF तो टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल हो ही जाएगा। तो इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली है कि सबसे पहले जो है उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें 80 हैं और राज्यसभा की 31 हैं और विधानसभा की 403 हैं। ये आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघ शासित प्रदेशों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना होता है, तो 20 सीटों के लिए होता है। और इसमें ये एक क्वेश्चन है कि विधान जो परिषद होती है, विधान परिषद राज्य में, वो विधानसभा का 1/3 होती है और न्यूनतम इसमें 40 सदस्य होने अनिवार्य होते हैं। और विधानसभा की जो अधिकतम संख्या होती है वह 500 होती है और न्यूनतम इसमें 60 सदस्य होने चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन ROPCS में पूछे गए, जो मैंने अभी दोनों बताए हैं, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में। तो आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा, बाकी ये आपको PDF मिल जाएगा। यहाँ पे ये लिखा गया है कि ऐसी सीटें कहाँ कहाँ पे नहीं हैं, तो शेड्यूल कास्ट वाली सीटें अरुणाचल, मेघालय, मिज़ोरम और नागालैंड में नहीं हैं। ST सीटें गोवा, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में नहीं हैं। अब हम राज्य विधानमंडल के बारे में देखेंगे, तो 2 सदन वाले जो राज्य हैं वो UP है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है। संसद जो है संबंधित राज्य के संपर्क के द्वारा विशेष बहुमत के द्वारा विधान परिषद को गठित और विघटित कर सकती है। यानी कि अगर विधान परिषद को बनवाना है तो यह संसद को शक्ति प्राप्त है कि अगर राज्य उससे अनुमोदन कर देंगे तो संसद विधान परिषद को गठित करवा सकती है। विधानसभा के बारे में देखेंगे तो इसमें अधिकतम 500 सदस्य होने चाहिए, न्यूनतम 60 होने चाहिए। विधानसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अरुणाचल, सिक्किम और गोवा में इनकी जो न्यूनतम सीट है वो 30 है, मिजोरम में 40 है, नागालैंड में 46 है। ये सभी इसके अपवाद हैं। 87 संविधान संशोधन के द्वारा निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण 2001 की जनसंख्या के हिसाब से किया गया है।
विधान परिषद के बारे में हम देखेंगे। इसके सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए और ये विधानसभा की सदस्य संख्या का 1/3 होते हैं और न्यूनतम 40 सदस्य होने ही चाहिए। इसमें जो सदस्य चुने जाते हैं उनके प्रावधान है कि 1/3 स्थानीय निकाय से सदस्य होने चाहिए, 1/12 सदस्य 3 वर्ष से स्नातक वो लोगों द्वारा चुने जाने चाहिए, 1/12 सदस्य 3 वर्ष माध्यमिक स्कूल अध्यापन करने वाले लोगों द्वारा चुने जाने चाहिए और 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य द्वारा चुनाव के द्वारा आते हैं। बाकी 5/6 पूरा कर देंगे, बाकी इसका 1/6 राज्यपाल के द्वारा नामित किए जाते हैं। इनको शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है और संसद सत्राहूत करना राज्यपाल के द्वारा होती है और सत्रावसान राष्ट्रपति की अधिसूचना पर जारी होता है। हालांकि सत्र के बीच में राज्यपाल सत्रावसान की घोषणा कर सकता है। अगर विधेयक खारिज हो जाता है या ना होना है तो उसके संबंध में ये कहा गया है कि अगर विधानसभा में लंबित है तो वह समाप्त हो जाएगा, विधान परिषद में विचार नहीं है तो भी समाप्त हो जाएगा, अगर राज्यपाल की स्वीकृति या राष्ट्रपति के विचाराधीन है तो वह समाप्त नहीं होता है। और विधेयक को रोकने के संबंध में इसमें ये कहा गया है कि पहली बार में आप 3 माह तक रोक सकते हैं, दूसरी बार में 1 माह तक, यानी टोटल मिला के 4 महीने तक विधानसभा कोई विधेयक को रोक सकती है। और इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, संविधान संशोधन विधेयक भी नहीं यहाँ से होता है। राष्ट्रपति पास जाने के अगर पारित नहीं हो तो 6 माह के भीतर पुनर्विचार आवश्यक हो जाता है। और राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार राज्यपाल को प्राप्त नहीं होते हैं, विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त भी नहीं होते हैं। यानी कि इसमें ये कहा गया जो विवेकाधिकार होते हैं वो राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है और जो विशेषाधिकार होते हैं राज्य विधानमंडल के वो राज्यपाल को प्राप्त नहीं होते हैं। आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में हम कल सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।